Hello, everybody, and welcome to the YouTube channel of the Life Engineering Foundation. Today, I'm very happy to announce that the Life Engineering Foundation has done a tie-up with a company called Mindware. And here, Anindita ji, who is a parent and child counselor, is the main backbone of this company. And we have tied up so that we can do parent and child counseling in offline mode in Bangalore. And this counseling is also available in online mode. So today in this video, I'm going to invite her and she's going to tell that what exactly is this parent counseling or child counseling and how it can help your children perform better and become better in the life. So before I introduce you to her, let us see her profile in brief. So this is the profile. She has inspired over more than 1 lakh lives. She has done counseling for so many parents and children. She has overall 23 years of professional experience and 11 plus years of transformational coaching experience. She has been also featured as a woman of substance by Times of India, wherein they called her Wonder Woman by leading business magazine and empowering Times also crowned her as super mom. Apart from this, she has also learned directly from Howard Gardner. So I'm extremely happy that she has agreed to tie up with the Life Engineering Foundation to do the counseling for as many parents as possible. And I myself got counseling done for my both the children, and it was an awesome experience where I could really understand that why children behave in a certain way and how we can tackle it and how we can utilize their strengths and their weaknesses and how exactly it will help them shape their life, and it makes our journey as a parent less stressful. So with this, let's not waste much time. So with this, let us welcome Anindita ji on our channel. सो अनिंदिता जी, थैंक यू वेरी मच कि आज आप चैनल पे आए, और आई एम श्योर कि हमारे जो लाइफ इंजीनियरिंग फाउंडेशन के पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनको आपकी काउंसलिंग और आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो पेरेंटिंग जो हम कहते हैं, जो पेरेंटिंग पहले हुआ करती थी, मतलब जो 80s के पेरेंट्स है मैं कहूंगी, या फिर जो लेट 70s 80s के पेरेंट्स है या अर्ली 90s के पेरेंट्स है, उनके लिए पेरेंटिंग एक अलग चीज थी. और आज के जमाने में आज की जो पेरेंटिंग है उसमें और पहले में काफी फर्क आ गया है. ऑल्सो बिकॉज क्योंकि बच्चे बदल गए हैं अभी. और जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम भी मैंने आपके किसी इवेंट्स में पढ़ा कि आप काफी सारा गैजेट, मतलब जो गैजेट का एडिक्शन है बच्चों में, उस टाइप के एडिक्शंस हमारे पास नहीं थे. तो वो जनरेशन अलग थी, अब ये जनरेशन अलग है. तो गैजेट एडिक्शंस हो गया, कुछ टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज हो गए इसकी वजह से, या फिर जो इस टाइप की चीजें हैं, इसको आप कैसे टैकल करते हैं, या ये काउंसलिंग जो आप पेरेंट्स को देते हैं ये कब और किसे लेनी चाहिए? श्रद्धा, थैंक यू सो मच. पहली बात तो कि आपने मुझे इनवाइट किया टू दिस चैनल, एंड आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं थ्रू लाइफ इंजीनियरिंग फाउंडेशन. बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं. तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने हमसे पूछा है श्रद्धा. सबसे बड़ी बात तो ये समझना है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है हमारे मम्मी पापा ने कौन सा पेरेंटिंग सीख लिया था, अच्छा खासा हम बड़े हो गए हैं, अभी क्या इसकी जरूरत पड़ने लगी है, राइट? तो आप अगर देखेंगे, एक छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि पहले जमाने में मेरी मम्मी तो ये कहती थी कि बच्चा पैदा होने के 1 हफ्ते के बाद तक बच्चे की आंख और मुट्ठी नहीं खुलती थी. आज के जमाने में अगर आप बच्चे का देखो, फर्स्ट पिक्चर फर्स्ट आवर में आ जाता है, एंड द आईज आर वाइड ओपन. मतलब उन बच्चे का बस चले तो वो खुद ही अपना सेल्फी निकाल के भेज दे के आई हैव अ डाई, राइट? तो आज का जो बच्चे का ब्रेन पैटर्न है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड है जो हमारे थे, बिकॉज उनका एक्सपोजर लेवल बहुत अलग है. आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो देखेंगे कि 15 महीने के बच्चे को बात करना नहीं आता, लेकिन स्वाइप करके गेम में जाना आता है.
तो हम लोगों के पास तो ना इतने हजारों चैनल्स थे, ना इतने सारे प्राइम, नेटफ्लिक्स ये सब थे, ना ही हमारे पास इंटरनेट एक्सपोजर था, कुछ नहीं था। कुछ तो नहीं। जब उस तरह का माहौल नहीं है, वहाँ उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, तो उस तरह की पेरेंटिंग कैसे काम में आएगी? एग्जैक्टली, और यस। बहुत सिंपल सी बात है कि हम हर चीज आज के दिन में सीख रहे हैं। सिर्फ बात पेरेंटिंग की नहीं है, बिजनेस कैसे करना है वो नए तरीके से सीख ही रहे हैं ना, कि ऑनलाइन अपने आप को प्रमोट कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज होती है, लोगों तक अलग तरीके से पहुंचे कैसे। तो वो क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि माहौल जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। तो जब हर एग्जैक्टली। चीज सीख रहे हैं, हमारे जीवन का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे बच्चे होते हैं। हर कोई इस जी। बात से अग्री करेगा। तो पेरेंटिंग अलग तरीके से फिर से थोड़ा बहुत उसके बारे में सीखने में क्या प्रॉब्लम है? सो दैट्स वेयर नो आई डाउट। कम एज अ पेरेंटिंग कोच, राइट? डेफिनेटली। और इसी की वजह से मैंने भी मेरे बेटे के लिए, जब आपने काउंसलिंग किया लास्ट वीक, और जब हम उसके पहले पूना में मिले, हमने ये सारी चीजों के बारे में आपके साथ बात किया, काफी मैं खुद इंस्पायर्ड हुई। उसके बाद जब आपने मेरे बेटे साई का और ईशा का मतलब काउंसलिंग किया, तो ये तब मैंने भी बहुत चीजें डिस्कवर की, स्पेशली जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न इस तरीके से क्यों है ये तो, और इसके पीछे क्या साइंस है, इसके बारे में कई सारे पेरेंट्स जानते भी नहीं होंगे, शायद मैं खुद नहीं जानती थी। जब तक आपने जब मुझे बताया तभी मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। तो उसके बारे में और कुछ डिटेल में मैं और चाहूंगी कि आप हमारे पेरेंट्स को बताएं। जी श्रद्धा, सो आप जिस चीज के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम जिस चीज के बारे में अभी बात कर रहे हैं, उसे प्रोफेशनल टर्म्स में कहा जाता है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस काउंसलिंग। तो इसमें हम बच्चे के अलग अलग तरह के ब्रेन पैटर्न के हिसाब से बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि जैसे ही ये शब्द काउंसलिंग आ जाता है ना, तो बहुत पेरेंट्स को ये भ्रम होता है कि मेरा बच्चा अच्छा खासा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये माना जाता है कि काउंसलिंग जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही सिर्फ होता है। कोई प्रॉब्लम चाइल्ड है, या किसी का बिहेवियर में प्रॉब्लम है, या कोई कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो काउंसलर्स की मदद ली जा सकती है। ऐसी बात आज के जमाने में बिल्कुल भी नहीं है। आप तो इस बात से अग्री करेंगे कि द ओलंपिक जितने हमारे यहाँ से देश से जाते हैं, 2 चैंपियंस होते हैं, उनके पास एक काउंसलर होता है। हमारे जो जी। इंडियन क्रिकेट टीम है, दे ऑल हैव काउंसलर्स, दे डोंट हैव प्रॉब्लम्स, बट काउंसलिंग यस। आज का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से बदल गया है या इवॉल्व हो चुका है। उसके बहुत सारे अलग अलग दायरे बन चुके हैं। काउंसलिंग इज करेक्ट। नॉट कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या किसी बीमार को ठीक करेंगे। काउंसलिंग का मतलब है जिस लेवल पे आपका बच्चा अभी है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम उसको और लेवल अप कर सकते हैं? गुड को करेक्ट। बेटर और बेटर को बेस्ट में कैसे ले जा सकते हैं, जी। राइट? तो वहां पे एक काउंसलर और एक कोच की मदद की जरूरत होती है ना। उसमें सबसे बड़ा जो हमारे मदद होता है वो है, पहले अपने बच्चों को समझो। तो हर करेक्ट। माता पिता ये जानते हैं कि हमारे बच्चे एक प्रकार से बिहेव करते हैं, राइट? बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे क्यों इस प्रकार से बिहेव करते हैं, वो क्यों का आंसर नहीं होता। ये काउंसलिंग के थ्रू से आप उनके दुनिया में जाके देख पाते हो कि वो बच्चा दुनिया कैसे देखता है। पहली बात तो ये एग्जैक्टली। होता है कि हमारा एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा ऐसा है, तब इम्प्रूवमेंट शुरू होता है। कभी भी कंफ्यूजन में इंप्रूवमेंट नहीं होता। वंस यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, डेफिनेटली शुरू होता है किसी भी लेवल पे, या ग्रोथ बोलिए, इंप्रूवमेंट बोलिए, ग्रोथ बोलिए, वो सब कुछ शुरू होता है। तो पहले देन इस काउंसलिंग का ये है। नाउ ये कैसे काम करता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट थियरी पे काम करता है। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, हु इज अमंग द टॉप 100 थिंकर्स बॉर्न टिल डेट, टिल नाउ इन दिस वर्ल्ड, उन्होंने एक बहुत नया थियरी डिस्कवर किया जिसे कहा जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी आईक्यू को इंटेलिजेंस का दायरा माना जाता है। मतलब आपने सुना होगा, जिसका आईक्यू ज्यादा है उसको इंटेलिजेंट माना जाता है, जिसका आईक्यू कम है उसको कम इंटेलिजेंट माना जाता है। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसको जिस पूरी तरीके से जो बताया जाता है वो होता है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि आप पढ़ाई लिखाई में कैसे हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है आपके एकेडमिक के बारे में।
सो आईक्यू का मतलब हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस माना जाता है। आईक्यू ये कहती है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब आपका रिजल्ट क्या कहता है आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। आईक्यू ये नहीं कहती कि आप ग्रुप से काम कितने अच्छे से करवा लेते हो, आपका क्रिएटिव थॉट कितना पावरफुल है, आप एडवर्स सिचुएशन में या विपरीत सिचुएशन में आप रिफ्लेक्स एक्शन कितने फास्ट दे सकते हो। इन सब चीजों के लिए आपको ईक्यू, एक्यू, सीक्यू और एसक्यू की जरूरत पड़ती है। मेरा सवाल पेरेंट्स से ये है, क्या कभी आपने ये कोशिश किया है जानने का कि आपके बच्चे का EQ, AQ, CQ, SQ क्या है अपार्ट फ्रॉम IQ? IQ किसी भी बच्चे को एंट्री लेवल पे हेल्प करता है, मतलब आपको अगर किसी अच्छे जगह पे एडमिशन चाहिए कॉलेज में, उसके बाद आपको अगर किसी अच्छे जगह पे नौकरी चाहिए, तो वो एंट्री में आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत जरूरी होता है। IQ इंपॉर्टेंट है, बट IQ टोटल इंटेलिजेंस नहीं है। उसके बाद इंसान का जो ग्रोथ होता है उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं ये बाकी के क्वेश्चन। ये बाकी के क्वेश्चन की जिम्मेदारी लेने के लिए अलग अलग तरह के इंटेलिजेंसेस हमारे दिमाग में रहते हैं, वो काम करता है। सो इस इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग जानकारी डिटेल में देते हैं ये काउंसलिंग के थ्रू। ओके, वेरी नाइस। तो ये प्रोसेस कैसे वर्कआउट होता है, अगर जो व्यूअर्स, जो हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर उन्हें ये इस टाइप की काउंसलिंग करनी है आपसे, तो बैंगलोर में तो अब हमारा टाइप हो गया है, तो हमारे थ्रू हो सकता है, या पूना में आप है, पर क्या ये फैसिलिटी ऑनलाइन में या ऐसे हम अवेलेबल कर सकते हैं बिना मिले फिजिकली? तो श्रद्धा, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमें हमारा खुद का ये ट्रेनिंग भी हम देते हैं कि विपरीत परिस्थिति में सबसे अच्छी चीजें निकल के आती है लाइफ, है ना। जी, तो जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो इससे ज्यादा विपरीत स्थिति हमारे पूरे दुनिया ने बिल्कुल कभी देखा नहीं था। बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज जो उससे हुई वो ये है कि लोगों ने ऑनलाइन को रेगुलराइज कर लिया। ऑनलाइन हैज नाउ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ। न्यू आज नॉर्मल। बैंगलोर में बैठ बैठ के पूना में हम बात कर रहे हैं, वो इतना इजीली कर रहे हैं हम लोग बातें। तो ये सारी जी, चीजें अभी हर किसी के लिए इजी हो चुका है। जो कभी कभी कुछ कॉर्पोरेट्स करते थे या बड़े लेवल पे जो काम होती थी, अब ये नॉर्मल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तो बिल्कुल। इसी प्रकार से ऑनलाइन काउंसलिंग भी बहुत नॉर्मली अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है, ना कि सिर्फ हमारे इंडिया में अक्रॉस द सिटी हो रहा है। हम लोग अक्रॉस द ग्लोब ये ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जैसे सामने बैठ के बात कर रहे हैं, राइट। जी, सो पहली बात तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम लोग ये ऑनलाइन करें। एंड जैसे आपने कहा कि लाइफ इंजीनियरिंग फाउंडेशन के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो हमारा बैंगलोर में तो आना होता ही है। तो उसमें एक चांस होता है कि अगर पेरेंट्स चाहे तो मुझसे मिल सकते हैं। उस वक्त हम, आप डिक्लेयर कर दोगे तो आपके साथ अगर पेरेंट्स जुड़े हुए हैं वो जरूर जान पाएंगे कि हमारे वहाँ वर्कशॉप्स, काउंसलिंग्स ये कब कब हो रहे हैं। बट उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, और एक्सपीरियंस नियर सिमिलर ही होता है। तो पहली बात ये है। यस। क्वेश्चन आपने जैसे पूछा कि ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, राइट। मैं आपको बताऊंगी बहुत सिंप्लीफाइड वे में, लेट मी एक्सप्लेन कि ये काम कैसे करता है और किस तरीके से पेरेंट्स इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहूंगी, ठीक है। तो जैसे जी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा है, यू आर अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कि अगर या फिर कोई IT कंपनी है, जी, इंफॉर्मेशन कंपनी है, तो वो कंपनी तो है IT की, पर उसमें डिपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं, है ना। तो IT डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एडमिशन एडमिन जी, डिपार्टमेंट। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है? IT का। बाकी डिपार्टमेंट सपोर्ट के लिए होते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी रिजल्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ना ही हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि वहां से हम लोग को प्राइमरी रिजल्ट मिले। फाइनेंस डिपार्टमेंट वहाँ छोटा सा होता है, बिकॉज द वर्क ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज जस्ट टू सपोर्ट। प्राइमरी रिजल्ट होती है IT डिपार्टमेंट से। उसी प्रकार वाइस वर्सा, अगर कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे फाइनेंस डिपार्टमेंट बड़ी होती है, IT डिपार्टमेंट छोटा सा होता है, उसका काम होता है फाइनेंस को सपोर्ट करना। उसी प्रकार से हर व्यक्ति यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, देयर आर 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कंफ्यूजन ये है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारे प्राइमरी डिपार्टमेंट्स कौन से हैं और हमारे सेकेंडरी डिपार्टमेंट्स कौन से हैं। तो कई बार हम लोग गलती से सेकेंडरी डिपार्टमेंट
धक्का मारते रहते हैं कि तू काम क्यों नहीं कर रहा है, तू रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। अरे भाई एक बार चेक करके तो देखो वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी डिपार्टमेंट कम से कम 50 लोग खाली बैठे हैं, और जहां पे 5 या 6 लोग काम कर रहे हैं, आप उनको रगड़े जा रहे हो कब रिजल्ट दिखा। तो तब होता है स्ट्रेस बच्चे को। खुश नसीबी हमारी ये है कि ह्यूमन ब्रेन में एक से कई ज्यादा प्राइमरी डिपार्टमेंट्स रहते हैं। सो वी आर नॉट डिपेंडेंट ओनली विथ वन प्राइमरी डिपार्टमेंट। कई सारे प्राइमरी डिपार्टमेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं जहां हम शिफ्ट कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं दोनों को। तो ये काउंसलिंग, ये बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि आपके बच्चे के प्राइमरी डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, किस वहां पे 50-50 100-100 लोग। यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है, ये डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको कहा जाता है न्यूरॉन्स। तो जहां पे न्यूरॉन डेंसिटी हाई है वो हमारे प्राइमरी डिपार्टमेंट्स है। कंपेरेटिवली जहां पे न्यूरॉन डेंसिटी लो है वो हमारे सपोर्ट डिपार्टमेंट्स है। तो ये एक तो चेक हो जाता है कि हमारे प्राइमरी डिपार्टमेंट्स कौन से हैं। जब ये पता चल जाता है कि हमारे प्राइमरी डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, सेकेंड स्टेप ये होता है कि उनसे काम कैसे करवा के ले, राइट। सो फर्स्ट व्हेन वी अंडरस्टैंड फ्लेवर, जब भी हमें किसी चीज का फ्लेवर पता चलता है ना, उनका प्रॉपर्टी पता चलता है, उनसे काम करवाना बहुत आसान हो जाता है। ये वाला एग्जांपल देती हूँ कि किचन में हमारे पास मसालेदानी में एक रेड कलर का पाउडर है, उसका फ्लेवर हमें पता है, इसीलिए हमें मालूम है कि कहाँ डालना है और कहाँ नहीं डालना है। चाहे हमारे पास कितना हो, खीर में नहीं डाल सकते, और 1-1.5 चम्मच से ज्यादा डाल दिया तो भी प्रॉब्लम है किसी सब्जी में। सो उसी प्रकार से जब आपको अपने बच्चे का फ्लेवर पता चल जाता है कि हाँ ये कॉम्बिनेशन है मेरे बच्चे के ब्रेन पैटर्न का, ये इंटेलिजेंस ज्यादा है, ये इंटेलिजेंस सपोर्ट करने के लिए है, मेरे बच्चे का स्किल इसमें हाई है, तो उसको अभी कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे जब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें उसकी क्लैरिटी आने लगती है। तो हमारा जो काउंसलिंग है उसमें हम लोग बिहेवियर पैटर्न के ऊपर बहुत बड़ी तरीके से काम करते हैं। उसके लिए, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाना चाहूंगी। तो काउंसलिंग का प्रोसेस हमारा इस प्रकार से होता है कि पहले हम एक स्कैनिंग लेते हैं बच्चे के ब्रेन पैटर्न को समझने के लिए। ना ब्रेन पैटर्न समझने के लिए हम लोग बच्चे के ब्रेन का स्कैनिंग नहीं लेते। ब्रेन को समझने के 2 तरीके, या खोपड़ी खोल के पता करो, या तो फिंगर पैटर्न्स को समझिए। हमारे जो फिंगर के फिंगर्स इंडिया, हाँ। सो एक बहुत नायाब चीज मैं आपको बताऊंगी कि हमें पता है कि हमारा ब्रेन जो है वो लेफ्ट एंड राइट में डिवाइडेड है, और ब्रेन के 5 लोब्स है। हमें पता है कि देयर इज प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, पेरेटल एंड हमारे 5 लोब, टेम्पोरल लोब। तो ये 5 लोब्स है। अब ये भी हमें मालूम है कि हमारा ब्रेन लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड, मतलब ये लोब्स है, ये बीच में से विभाजित हो गए और 10 में डिवाइडेड हो गए। These are the 10 departments I am talking about. Okay. जो डिवीजन हुआ, इसको पता करने के लिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने न्यूरॉन डेंसिटी, मैं आपको अभी अभी बता रही थी, उसको समझने के लिए अच्छा हमें ये भी मालूम है कि हमारा ब्रेन जो है हमारे बॉडी के साथ क्रॉस कनेक्टेड है। तो द राइट साइड ऑफ ब्रेन जो है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ, हमारे पास 10 उंगलियां हैं, 10 ब्रेन डिपार्टमेंट्स एंड 10 उंगलियां। So the right side of brain is connected to the left fingers and the left side of the brain is connected to all the right fingers. तो इसी प्रकार से हमारे एक एक डिपार्टमेंट एक एक फिंगर के, it has got nothing to do with astrology और palmistry. It is a proper science called dermatoglyphics, जिसमें हमारे फिंगर पैटर्न्स के जो नर्व के पॉइंट्स है वो डायरेक्टली न्यूरॉन डेंसिटी को समझने के लिए सक्षम रहते हैं। सो हम ये 10 फिंगर्स के स्कैनिंग लेते हैं। नाउ ये स्कैनिंग आज के दिन में रिमोट में भी पॉसिबल है, और आप डायरेक्टली भी आपके वहां से, आपके एकेडमी से आप स्कैनिंग ले सकते हैं बच्चे का। एक बार स्कैनिंग होने के बाद हम पेरेंट्स को बताते हैं। 2 दिन लगता है स्कैनिंग को एनालाइज करने में। हमारा एनालिसिस टीम है, वहां पे ये स्कैनिंग जाता है। 2 दिन लगता है। एक डिटेल 24 का रिपोर्ट जनरेट करती है। Once the report is generated, then we inform the parent कि आपके बच्चे का रिपोर्ट आ चुका है, आप लोग कब तैयार है काउंसलिंग के लिए। हम पहले रिपोर्ट नहीं देते क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस मेन पोर्शन जो है 80% ऑफ द एक्सपीरियंस इज काउंसलिंग, जो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। जी 100%, क्योंकि अगर हम वो रिपोर्ट देखेंगे भी तो शायद हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काफी सारे टेक्निकल टर्म्स हैं
और उसमें परसेंटेज के बेसिस पे ये भी है कि एज अ पेरेंट हम उसे गलत भी समझ सकते हैं, कोई परसेंट, क्योंकि हमारा माइंडसेट है कि परसेंटेज ज्यादा है तो अच्छा है, परसेंटेज कम है तो कम है। तो आपके साथ काउंसलिंग करने के बाद पता चला कि इट इज नॉट अबाउट दोज नंबर्स विच आर कमिंग इन दैट रिपोर्ट। सो आई एग्री विद दैट कि काउंसलिंग के बिना रिपोर्ट लेना इट्स ऑफ नो यूज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो क्या होता है ना कि इट्स लाइक अ पैथोलॉजी रिपोर्ट, जिसमें कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम रिपोर्ट से कुछ डॉक्टर आपको डरा सकते हैं, सेम रिपोर्ट से आपको कुछ डॉक्टर बता सकते हैं कि ये नॉर्मल है, इसमें क्या क्या करना है हम आपको बता देते हैं, राइट। एंड ऑल्सो आई बिलीव कि साइकोलॉजी में अ मशीन कैन नॉट डू द वर्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो जो रिपोर्ट है वो मेजरली हमारे लिए काउंसलर्स के पॉइंट होता है। सो वी गो बियॉन्ड दैट एंड वी मेक यू अंडरस्टैंड कि डीप में जाके आप ऐसी दुनिया आपके बच्चे के दिखना एकदम आपके सामने खुलना शुरू होता है, परत दर परत, कि आप उसमें अमेज्ड हो जाएंगे। आपको बहुत सारा एम्पैथी आएगा बच्चे के लिए, आप बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाओगे बच्चे के साथ, आपका खुद का बॉन्डिंग एक दूसरे लेवल पे चला जाएगा, कम्युनिकेशन लेवल एक दूसरे लेवल पे चला जाता है। नाउ यहाँ पे या सो मल्टीपल इंटेलिजेंस असेसमेंट जो है, ये बच्चे का पैशन, पोटेंशियल, स्किल्स एंड एबिलिटी, स्ट्रेंथ और टैलेंट, ये सारे चीजों को डिस्कवर करते हैं। और वो डिटेल में होता है। 1 घंटा 1.5 घंटे का काउंसलिंग होता है, 1.5 hour ऑफ डिटेल काउंसलिंग होता है बच्चे के हमारा साथ। काउंसलिंग 2.5 घंटे चला था वैसे। काफी डिस्कशन हुई हमारे उसमें जी। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर पेरेंट्स, जैसे मैं बता रही थी कि हम हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारे बच्चे की गाड़ी जो है ना, ये पॉश स्पोर्ट्स कार की तरह हो, जो जिंदगी के राह में एकदम स्पीड लेके चले, स्पीड से बढ़ो, राइट। बट वो गियर अप करने के लिए क्या आप किसी भी गाड़ी के सिर्फ एक ही चक्के को इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हमारे चारों चक्के उतने ही सक्षम होने चाहिए। बट ज्यादातर समय अगर आप देखेंगे, हम ज्यादातर पूरा 80 to 90% ध्यान दे रहे हैं कि एकेडमिक्स स्टडीज क्या है, उसके बाद बच्चे का सोशल या बिहेवियर स्किल क्या है, उसका लाइफ स्किल क्या है, इमोशनल थिंकिंग क्या है, डिजिटल स्किल क्या है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, जो बाकी के 3 मेजर चक्के हैं। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस असेसमेंट हमारे क्या कर सकती है, उसके लिए हमें ये जानना है कि इंटेलिजेंस एक्चुअली कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि पैशन, पोटेंशियल, स्किल्स, एबिलिटी तो डेवलप करती है, लेकिन डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने ये बहुत ही नायाब और बहुत खूबसूरत सिंप्लीफाइड वे में ये बताया है कि हमारे पास एक से कई ज्यादा इंटेलिजेंस है। उन्होंने पहले 8 इंटेलिजेंस के साथ शुरू किया, फिर वो भारतवर्ष में आए और उन्होंने 9th इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च किया, जो यहाँ पे हमने अपडेट नहीं किया है। इट्स कॉल्ड द एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा जो ये आप जो देख रहे हैं, हम लोग वो 10 के बारे में बात कर रहे थे, हमारे ब्रेन के जो अलग अलग है, जो अलग अलग काम की जिम्मेदारी लेते हैं। कई बार आप देखेंगे कि पेरेंट्स बच्चे से पूछे जा रहे हैं, तो तेरा मैथ्स क्यों नहीं अच्छा है, तेरा मैथ्स क्यों नहीं अच्छा है, चेक तो करो लॉजिकल इंटेलिजेंस पे कितने लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है बच्चे के बाकी सारे इंटेलिजेंस बहुत अच्छे हैं, पर उनसे काम करवाया नहीं जा रहा है। कॉम्बिनेशन में बहुत सारी अच्छी चीजें निकल के आती है, बट वो नहीं हो पा रहा है। सदा हमने ऐप देखा, हुनर को ना देखा। तो यहाँ पे हम बच्चे का हुनर एक्चुअली हाईलाइट ज्यादा करते हैं। एंड नेचुरली आपके बच्चे के जो सपोर्ट सिस्टम्स है, सपोर्ट वाले जो इंटेलिजेंस है, उसको भी कैसे यूज करना है, उसको कैसे शार्पन करना है, उसके बारे में भी बात होती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, लॉजिकल, विजुअल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऐसे कई सारे इंटेलिजेंस से हमारा एक व्यक्तित्व बनता है, हमारा एक पर्सनालिटी बनता है। लेकिन इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर किसी में एकदम यूनिक है, अलग होता है। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर हमें समझ में आ गया कि बच्चे को बढ़ाना किस तरफ है, जैसे अगर आप सोचिए, मैंने हमारे जमाने में तो ये सब था नहीं, तो उस वक्त कैसे असेस किया जाता है कि बच्चे को किसी करियर ऑप्शन में कैसे डालें? बहुत आसान सा तरीका था। सबसे अच्छा स्कोर किया, तब तो 85% स्कोर करना भी बहुत अच्छा हुआ करता था। तो 85% से ऊपर स्कोर किया तो पक्का आपको मार्क्स वेस्ट नहीं करना है, साइंस में जाना है। अगर मीडियम कुछ स्कोर किया तो कॉमर्स जाओ, अगर किसी लायक में भी किया नहीं है आपने तो आर्ट्स ही कर लो भाई, होम साइंस कर लो, आर्ट्स कर लो। आज के दिन में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का कट ऑफ रेट 98-99% है। एक साल उनका ऐसा भी गया था जब उनका कट ऑफ रेट वॉज 100%।
तो आज के जमाने में इस प्रकार से लोग सोचते ही नहीं है। इस प्रकार से सोचते हैं कि किस तरीके से हम अपने इंटेलिजेंस का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके। बट मेरा ऐसा था कि मुझे मैथ्स से चिढ़ थी शायद मेरे, अच्छा लॉजिकल में भी ऐसा नहीं होता है कि लॉजिकल वाला इंटेलिजेंस कम होता है तो मैथ्स नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसके अंदर भी कई सारे सब पॉकेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा मैथ्स कमजोर है, लेकिन किसी का काउंसलिंग करने के लिए, किसी को समझने के लिए लॉजिक की जरूरत होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की जरूरत होती है। तो उसमें से शायद मेरा नंबर वाले पॉकेट में थोड़ा कम न्यूरॉन्स होंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी मेरा बहुत हाई है। उतने ही डिटेल में हम लोग जाते हैं, राइट। सो तो आप सोचिए, अगर मैंने ये एसेस नहीं किया होता कि मेरा इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छा है, मैं कम्युनिकेट अच्छा कर लेती हूँ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, एंड एट द सेम टाइम मेरा लिंग्विस्टिक पे होल्ड, ये तीनों कॉम्बिनेशन में अगर मैं नहीं आती तो आज के दिन में अनिंदिता गर्ग एज अ पेरेंटिंग कोच नहीं आते। मैं क्या कर रही होती, मेरा कॉमर्स मैंने किया हुआ है, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, उसके बाद मैं साइकोलॉजी में गई, एंड उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो मैंने एमबीए किया हुआ है। तो आई वुड हैव बीन वर्किंग इन अ बिग कॉर्पोरेट, गेटिंग वेरी बिग पे चेक, बट क्या मैं खुश होती? सुकून ये मिलता है जो आज, राइट। तो जब हम अपने पैशन को लेके अपना करियर ऑप्शन चूज करते हैं, तो जो हमें पावर का एहसास होता है, जो हमें सुकून मिलता है एट द एंड ऑफ द डे, वो कुछ सी अलग ही लेवल का होता है। और वो श्रद्धा आप भी जानते हो, बिकॉज यू आर वर्किंग इन योर पावर जोन एंड योर पैशन जोन राइट नाउ। यस यस, ऐसा लगता नहीं है कि हम काम कर रहे हैं। जी, हमें हमें कभी नहीं लगता है कि बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना इजीली और सहज तरीके से कर रहे हैं कि वो काम काम जैसा नहीं लग रहा है। हमें एक पैशन, एक सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, उस काम से हमें खुशी मिल रही है। जी। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज जब आपको पता ही ना चले कि आप खेल कब रहे हो और काम कब कर रहे एग्जैक्टली। हो। सो दीज आर द 10 डिपार्टमेंट्स। हमारा जो 24 पेज का डिटेल रिपोर्ट है, उसमें एक पेज ऐसे दिखता है जहाँ पे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, जो हमने 10 डिपार्टमेंट आपको बताया उसके बारे में बताया जाता है। एंड यहाँ पे आपने देखा होगा, इस पेज में लिखा है स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। दोनों शब्द सुनाई देने में सेम लगता है, दोनों शब्द में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेस तब होता है जब आपके पास लोग कम हो और काम ज्यादा हो। मतलब जिस दिन आपके एम्प्लॉयज नहीं आए, उस दिन सबसे बड़ी कंपनी के लोग विजिट करने आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, या घर में मेड नहीं है और गेस्ट आ गए, राइट, तब स्ट्रेस होता है। फ्रस्ट्रेशन कब होती है? जब लोग खाली बैठे हैं और आप उनको काम नहीं दे पा रहे। आप इसको आज के डिस्कशन के साथ कैसे रिलेट करें? जहां पे जिस डिपार्टमेंट में न्यूरॉन डेंसिटी लो है, उससे ज्यादा ज्यादा काम करवाने की कोशिश करोगे तो स्ट्रेस का अनुभूति होती है। और फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब न्यूरॉन डेंसिटी बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट से काम ले ही नहीं रहे हो। कई बार ऐसा फीलिंग होता है ना कि ये कुछ तो भी था, मुझे करना था और कर नहीं पा रहे। सो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड दैट यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज योर ब्रेन एबिलिटी टू द फुलेस्ट। उसके अलावा बहुत अच्छी चीज पेरेंट्स को पता चलता है, और वो बच्चे के पढ़ाई के लाइफ में बहुत जरूरी है, कि आपके बच्चे का डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल कौन सा है। लर्निंग जो प्रोसेस होता है, स्पेशली एकेडमिक इंडिया में, आपका ब्रेन कंप्यूटर की तरह काम करता है। डेटा कलेक्ट करता है, इनपुट आती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है। बट वो डेटा आपका बच्चे का रिसीविंग पॉइंट कौन कौन से है, वो अगर हमें नहीं पता चला, तो बच्चे के साथ जो पढ़ाई का कनेक्शन है वो बहुत चिड़चिड़ाहट वाला और स्ट्रेस वाला होता है। तो देयर आर 3 लर्निंग स्टाइल एवरी इंडिविजुअल हैज, विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, किनेस्थेटिक लर्निंग। हर व्यक्ति के पास ये तीनों स्टाइल होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्टाइल है, बट एक डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर हमें उस डिपार्टमेंट के हिसाब से मेरे ब्रेन डेटा मिलता है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर माई ब्रेन टू रिकॉर्ड, स्टोर एंड अप्लाई द डेटा। मतलब अगर मेरे ब्रेन को जेपीजी फॉर्मेट में डेटा चाहिए और आप मुझे कॉन्स्टेंटली MP3 फॉर्मेट में दे रहे हो, तो मेरे ब्रेन के लिए प्रॉब्लम है। बट अगर उसी फॉर्मेट में मिलेगा जिसमें मेरे ब्रेन को डेटा चाहिए, तो 1.5 घंटे की पढ़ाई 45 मिनट्स में खत्म हो जाएगी, एंड ऑल्सो इट विल बी अ पावरफुल स्टडी, बिकॉज मेरा ब्रेन कंडीशनड है उस तरीके से रिसीव करने के लिए। एग्जैक्टली। तो ना कि सिर्फ आसान हो जाती है, डेटा जो हम हमारे बच्चे कलेक्ट करते हैं वो रिटेंशन भी होता है, डेटा का टाइप उस तरीके से हम ले रहे हैं।
एंड ऑल्सो उसका आउटपुट देने के लिए बच्चे को बहुत इजी हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्क्स पे आता है, परफॉर्मेंस पे आता है। और नॉट ओनली दैट, हमें समझना है कि कोई भी बच्चा अपने जिंदगी के साल 18 ईयर्स को पढ़ाई को देता है, एकेडमिक्स को देता है। तो जिस चीज के साथ हमारा 18 साल का रिलेशनशिप है, उसके साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है होना चाहिए कि भाई मुझे ये किचकिच खत्म करना है, या मम्मी पापा जब भी ये चीज बोलते मेरा तो हालत खराब हो जाता है, या आई रियली वांट टू सिट एंड अंडरस्टैंड एंड स्टडी एंड एक्सप्लोर। उसके लिए ये हमारे जो स्टडी पैटर्न है या फिर हमारा लर्निंग स्टाइल है, ये बहुत बच्चे को मदद करता है। एंड जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि ईक्यू के बाहर भी, उसके आगे भी दुनिया है। तो ये काउंसलिंग के थ्रू से आपके बच्चे के इमोशनल कोशेंट, एडवर्सिटी कोशेंट, क्रिएटिव कोशेंट एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल कोशेंट, ये सब के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तब आपको समझ में आता है कि मेरा बच्चा इस चीज पे क्यों ट्रिगर हो जाता है, इस चीज पे ऐसा रिएक्शन क्यों देता है, कुछ चीजें जो नहीं कर पाता वो क्यों नहीं करता। और वो क्यों का जवाब जैसे जैसे मिलने लगता है, हम अपने बच्चे को अच्छे से समझ पाते हैं। पहली बात एम्पैथी आती है, बॉन्डिंग होता है, फ्लेवर पता चलता है, और उससे काम करवाना या उससे और आगे चल के उसको डेवलपमेंट में और आगे लेके जाना इजी हो जाता है। मैं आपको और डिटेल बता के अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज इसका तो बहुत डेप्थ है, इसमें बहुत सारे चीजें डिटेल में बताई जा सकती है। आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड है मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जानने के लिए, तो हमारा उसका अलग से एक फुल डे का वर्कशॉप होता है, और बहुत सिंपल बट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एंड में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि ये काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस यही है कि जब आप काउंसलिंग के थ्रू से बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट और गिफ्ट को आइडेंटिफाई करते हो, तभी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो यूटिलाइजेशन आपके बच्चे को ही नहीं, आपके पूरे रिलेशनशिप विद द चाइल्ड को हैप्पीनेस और सक्सेस की तरफ लेके जाती है। और अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो वो इग्नोर्ड रह जाता है। न्यूरॉन्स आर आइदर यूजफुल और इट बिकम्स डेड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको आइडेंटिफाई सही समय पे करें ना। जब मैं बताती हूँ कि सही समय पे करें, तो सही समय कौन सा होता है? ये जो काउंसलिंग है, ये जो स्कैनिंग है, ये 2 साल से लेके 3 इयर्स के लोग कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे, अच्छा एक्चुअली हमारे फिंगर पैटर्न मदर के वूम में ही डेवलप हो जाता है। 2 साल तक क्यों इंतजार करते हैं? वो इसलिए क्योंकि 2 साल पहले बच्चे का इतना टाइनी फिंगर होता है कि उसको स्कैनिंग में कैप्चर करना एक तो मुश्किल होता है। दूसरी बात, थंब सकिंग वगैरह के वजह से उसके पैटर्न ठीक से आते नहीं है। राइट? सो 2 साल के बच्चे का क्यों करे काउंसलिंग? तो जब आपको जितनी जल्दी पता चलता है, रिपेयर वर्क उतना कम होता है। सिर्फ यही होता है कि अगर बच्चे का काउंसलिंग हो रहा है जो 2 साल से 10 साल के नीचे के हैं, तो 10 साल के नीचे के बच्चों का हम काउंसलिंग नहीं करते, बच्चों का स्कैनिंग लेते हैं, रिपोर्ट जनरेट होती है। काउंसलिंग पेरेंट्स का होता है। आपको समझना है कि बच्चे को अभी किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ाना है, या किस तरह का सपोर्ट देना है बच्चे को, किस तरह से इवॉल्व करना है, कैसे सींचना है। राइट? जैसे बच्चा 11-12 साल या उससे ऊपर का हो जाता है, नाउ द चाइल्ड हैज स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन अबाउट हिज करियर ऑप्शन, क्या होना चाहिए उसको, खुद को भी बहुत सारा कुछ जानना है, कुछ कंफ्यूजन है, तो पेरेंट्स के साथ हम उन्हें भी बिठाते हैं। तो वो भी हमारे पूरे काउंसलिंग का हिस्सा बनते हैं। और एडल्ट्स का काउंसलिंग क्यों होता है? कई बार ज्यादातर पेरेंट्स आते हैं कि हमारा जो हुआ लाइफ में हो गया, बच्चे का काउंसलिंग करो। तो हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे के काउंसलिंग के बाद पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं, हमें अपना भी जानना है, ताकि जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, या कुछ और डालना है क्या, या कुछ और शिफ्ट करना है क्या, चीजों में हमें भी गाइडेंस मिलती है। जिंदगी का गेम खेलना तो हर लेवल पे है ना, तो जब हर लेवल पे गेम खेलना है, थोड़ा चेक करके खेलने में और आसानी हो जाती है। सो दैट इट इज फॉर एवरीबडी। यस, प्रायोरिटी में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पहले कराते हैं, बट जैसे ही होता है उनको इतना समझ आता है कि वो अपने भी काउंसलिंग कराते हैं जरूर। जी, मैं तो कहती हूँ इट शुड बी अ फैमिली काउंसलिंग, ताकि सब लोग ही एक दूसरे को समझ जाए किसका पैटर्न कैसा है। सो बेस्ट ऑप्शन है। सो बहुत ही अच्छा लगा, और आई एम श्योर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने खुद भी काउंसलिंग में समझी, और अभी जितना भी कुछ आपने बताया बिल्कुल माइंड ब्लोइंग चीज है। कई सारे लोगों को, मतलब मुझे खुद भी पता नहीं था, और मैं वंडर कर रही थी कि ये फिंगर्स प्रिंट लेके किस तरीके से बता सकते हैं।
तो बहुत ही, और वो भी ये साइंटिफिक चीज है, ऐसा नहीं कि हम कोई एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहे हैं, वी आर, इट इज वेरी साइंटिफिक एंड प्रूवन। तो बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे यहाँ बैंगलोर के भी, हमारे हमसे जो जुड़े हुए हैं पेरेंट्स, या जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो इसका फायदा उठाएंगे। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और या काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो नीचे, इसी वीडियो के नीचे हमने एक फॉर्म दिया है, आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और या फिर हमने यहाँ नंबर्स भी शेयर किए हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और अपना काउंसलिंग सेशन हमारे साथ, मैम के साथ बुक कर सकते हैं। सो अनिंदिता जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, और आई एम श्योर सबको बहुत इससे फायदा होगा। और जल्दी ही हम अब हमारा अगला वीडियो लेकर आएंगे, और हमारे कुछ वर्कशॉप्स आ रहे हैं बैंगलोर में, जो कि ऑफलाइन वर्कशॉप्स है पेरेंट्स और बच्चों के लिए। तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं, बट से एकदम अलग है वो वर्कशॉप्स का एंड रिजल्ट बहुत ही मैजिकल है, वो बहुत अलग है। तो श्रद्धा के साथ वीडियोस में बने रहिए, क्योंकि वो जो आप वर्कशॉप का एक्सपीरियंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ लोगों को तो वो सचमुच मैजिक लगता है, बट इट्स मुझे खुद मैजिक लगता है। जो आपने बताया लास्ट टाइम कि ब्लाइंड फोल्ड करके बच्चे कलर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बच्चों का छोड़िए, मैं खुद वो करना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम जब भी वो होगा, तो मैं खुद भी एक आपकी स्टूडेंट रहूंगी, आई एम श्योर। तो काफी मैजिकल चीज है। वैसे उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? तो जो ब्लाइंड फोल्ड करके बच्चे लिखना पढ़ना करते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट ओनली वी आर डूइंग इट, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको एज अ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। आपका बच्चा बंद आंखों से चीजें करेगा, वी से इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ टूल टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट। ओके, एज अ पेरेंट में वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं वो यही है कि मेरा बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, मेरा बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। बच्चे को भी आप बोलते हैं कि फोकस कर, कॉन्सेंट्रेट कर, लेकिन अगर आपके बच्चे ने कभी ये पूछ लिया गलती से, चलो कॉन्सेंट्रेट कैसे करते, क्या आपके पास कोई ऐसा टूल एंड टेक्निक है जिससे आप अपने बच्चे को फोकस या कॉन्सेंट्रेट कराना सिखाए? दूसरी बात यह है कि अगर आपके बच्चे का फोकस और कॉन्सेंट्रेशन जगह पे आ गया, तो ना ही सिर्फ उसकी एकेडमिक लाइफ, बट उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसके कम्युनिकेशन, हर एरिया में वो शाइन करना शुरू करेगा, बिकॉज फोकस कंसंट्रेशन का ही है। और द वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन में के बीच में रह के ये टूल को लेके आना इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। गेम स्पीड अप हो जाता है, गेम की क्वालिटी बढ़ जाती है, आपके बच्चे का बहुत सारे बिहेवियर में स्थिरता आ जाती है, क्योंकि फोकस करने के लिए स्थिर होना जरूरी होता है। तो वो बहुत सारे चीज हम लेके आ जाते हैं, एंड वो एक अलग ही डिस्कशन है, पर बात नहीं करें, अगले वीडियो के लिए बचा के रखेंगे। ओके, बट इट वाज लवली टॉकिंग टू यू श्रद्धा, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू अगेन, और जरूर मिलेंगे आपके पेरेंट्स से वहां पे, आपके साथ जितने पेरेंट्स जुड़े हुए हैं बैंगलोर में, आई एम ईगर टू मीट ऑल ऑफ देम, एंड जरूर कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया वर्कशॉप करेंगे हम। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।